अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एलवी मोटर और एमवी मोटर के फ्री कमीशनिंग स्टेप्स को एक्सप्लेन करेंगे और कमीशनिंग के जो स्टेप्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो जो है ये जूनियर्स के लिए, टेक्नीशियंस और ख़ास करके उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने इसमें जो मोटर के फ्री कमीशनिंग और कमीशनिंग के साथ रिलेटेड जो टॉपिक्स है मैंने पूरा उसमें इंक्लूड कर दिया है, जिसमें लोड रन टेस्ट और सोलर रन टेस्ट और ये सारे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। चलो अभी आते हैं कुछ फ्री कमीशनिंग एक्टिविटीज़ जो जो पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एलवी एंड एमवी मोटर है। अभी विजुअल इंस्पेक्शन में हम केबल की स्पेसिफिकेशन को चेक करते हैं कि जो जो मोटर के लिए केबल यूज़ हो गया और केबल जो है मोटर की रेटिंग के बराबर है कि नहीं है। ठीक है। इसके बाद ग्लैंडिंग चेक करते हैं कि हमारे पास जो ग्लैंड यूज़ हुआ है मोटर के साइड पे वो ग्लैंड प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं, वो ग्लैंड जो है प्रॉपरली टाइट है कि नहीं, उसके ऊपर श्राउट चढ़ा हुआ है कि नहीं, उसका सीलिंग कंप्लीट है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। इस तरह जो है स्विच गियर के साइड पे भी जो ग्लैंड लगे हुए ग्लैंड ग्लैंड प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं है, श्राउट वगैरह सीलिंग वगैरह इसका प्रॉपर है कि नहीं है। इसके बाद केबल की ड्रेसिंग चेक करते हैं कि केबल की ड्रेसिंग जो है जो मोटर की टर्मिनेशन हुई है उसमें जो केबल का राउटिंग है वो प्रॉपरली है कि नहीं है। स्विच गियर की साइड पे भी इस तरह केबल का ड्रेसिंग चेक करते हैं कि केबल प्रॉपरली ड्रेस्ड हो गया है कि नहीं। इसके बाद बॉडी ग्राउंडिंग है। बॉडी ग्राउंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि हमारे पास जो मेन ग्रिड है उसके मेश के साथ बॉडी ग्राउंड हो चुका है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई मोटर में इंडक्शन होती है तो वो इंडक्शन करंट जो है वो बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो जाती है, और अगर हमारे पास ये ग्राउंडिंग ना हो तो हमारे पास उसमें इंडक्शन करंट जनरेट होकर एज अ वोल्टेज सोर्स पर एक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद टैग्स जो है केबल के जो टैग्स है इसको चेक किया जाता है कि टैग्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, टैग्स करेक्ट है कि नहीं है, टैग जो है उस पर लगा हुआ मोटर पे टैग या केबल पे टैग वो हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरा करेक्ट है कि नहीं है, या टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। इसके बाद टर्मिनल ब्लॉक के अंदर जो केबल आर वाई बी फेस पे फिरोल लगे होते हैं, जो हमारे पास स्विच गियर को आइडेंटिफाई करता है कि कौन से स्विच गियर से ये केबल फीड हो रहा है, ये मोटर फीड हो रहा है, इसका पावर फीड हो रहा है, और कौन से फीडर से फीड हो रहा है। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन उसमें होती है, उसको चेक किया जाता है। अभी डैमेजेस चेक किया जाता है कि मोटर पे कोई स्क्रैचेस नहीं है, या मोटर में कोई क्रैक्स नहीं है, या मोटर की बॉडी जो है किसी जगह पर डैमेज तो नहीं है। इसके बाद केबल की सीलिंग चेक किया जाता है कि केबल की सीलिंग जो है वो केबल जिस जगह पर एंट्री है वो केबल का सीलिंग वगैरह जो एंट्री पॉइंट है उसको प्रॉपरली सील किया गया कि नहीं। अभी इधर ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हमारे पास केबल जो है एंट्री पॉइंट वो सील ना हो तो फिर हमारे पास, अगर आपने देखा होगा कि स्विच गियर के साइड पे स्विच गियर में एयर कंडीशन सिस्टम होती है एचवीएसी, तो ऊपर जो है ठंड होती है और नीचे केबल ट्रे रूम में या आउटडोर में जो है हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होती है। तो जब बाहर से अंदर की तरफ एयर फ्लो करता है तो उसी टाइम पे मॉइस्चर क्रिएट हो जाती है, और वो मॉइस्चर जो है वो ड्रॉप्स की शक्ल इख्तियार कर देती है, जो हमारे पास शॉर्ट सर्किट को क्रिएट करने के चांसेस उसी कंडीशन पे होती है, यानी शॉर्ट सर्किट क्रिएट कर सकता है वो मॉइस्चर। तो इसी वजह से सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद टेम्परेचर सेंसर जो है उसकी कैलिब्रेशन चेक की जाती है, या कनेक्शन चेक की जाती है कि टेम्परेचर सेंसर जो है प्रॉपरली कनेक्ट है कि नहीं है, उसका कैलिब्रेशन हो गया कि नहीं, उसकी जो रीडिंग है हमारे पास मोटर के साइड पे या डीसीएस के साइड पे प्रॉपरली शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके बाद वाइब्रेशन जो है वाइब्रेशन की के जो सेंसर्स है उसकी कनेक्शन चेक किया जाता है, फिर उसकी जो कैलिब्रेशन है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि वाइब्रेशन सेंसर जो है वो कैलिब्रेट है कि नहीं है। ठीक है।
इसके बाद मोटर की कनेक्शन चेक किया जाता है। याद रखिए ये जो मैंने ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए एलवी और एमवी मोटर दोनों के लिए ये विजुअल इंस्पेक्शन के टाइम पे इसको चेक किया जाता है। अभी मोटर की कनेक्शन के बारे में कि स्टार कनेक्शन में है या डेल्टा कनेक्शन में, इधर एक बात याद रखिए कि हमारे पास एलवी मोटर जो हमारे पास साइट पे लगे होते हैं उनमें से दो किस्म के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार कनेक्शन होता है और एक डेल्टा कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन की वोल्टेज स्पेसिफिकेशन जो है वो डिफरेंट होती है, डेल्टा कनेक्शन की वोल्टेज स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होती है। मैं नीचे उसको डिस्कस करूँगा, लेकिन सबसे पहले ये कनेक्शन को डिस्कस करते हैं कि कनेक्शन हमारे पास साइट पे इंटरनल ब्लॉक में किस तरह दिखती है और एक्चुअल में कैसे होता है इंटरनल वाइंडिंग। अगर आप इधर देखें तो हमारे पास ये जो जो पॉइंट्स है ना, इधर जो इसको जो स्टार पॉइंट बोलते हैं, यानी इस आर एस और टी, ये हमारे पास तीन वाइंडिंग है इंटरनली जो ये इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जो है ये इंटरनली वाइंडिंग को इंडिकेट करता है। तो इसका जो स्टार पॉइंट है वो ये V2 U2 और W2। अगर आप अभी टनल ब्लॉक पे देखो तो हमारे पास ये जो मेटालिक प्लेट लगी हुई है ये वाले, ठीक है, ये छोटे छोटे मेटालिक प्लेट्स होते हैं जिसके थ्रू हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। तो V2 U2 और W2 इधर अगर आप देखोगे तो ये यही पॉइंट है। ठीक है, और ये जो वाइंड शो होती है जो R Y और B, यही वाइंडिंग है जो हमारे पास शो किया जाता है। ठीक है, इसके बाद डेल्टा कनेक्शन जो है देखो ये हमारे पास जो W1 और V2 का जो पॉइंट है, इस तरह V1 और U2 का जो पॉइंट है, U1 और W2 का ये जो पॉइंट है, ये हमारे पास ये जो मेटालिक प्लेट लगे हुए ये हमारे पास ये पॉइंट है जो जो ये वाला पॉइंट है जो आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो जो पॉइंट है ये हमारे पास इंटरनल कनेक्शन है वाइंडिंग का। अभी अगर आप इधर देखोगे तो हमारे पास U1 और U2 के मिडिल में एक वाइंडिंग है, लेकिन ये क्रॉस कनेक्शन पे लगा हुआ है, क्रॉस पे। इस तरह V1 और V2 का जो वाइंडिंग है ये भी क्रॉस पे लगा हुआ है, W1 और W2 का जो वाइंडिंग है वो भी क्रॉस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इंटरनली ये ऐसा ही होता है। ठीक है, इसका एक्चुअल जो वाइंडिंग का कनेक्शन है वो ऐसा इस शेप में होता है। मेटालिक प्लेट्स की कनेक्शन जो है स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए इस तरह होता है। ठीक है, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन इसलिए किया कि हमारे पास जो एलवी मोटर साइड पे लगे हुए होते हैं इसमें दो किस्म के कनेक्शंस होते हैं, एक स्टार होता है एक डेल्टा होता है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि साइड पे हमको कौन सा रिक्वायर्ड है और हम प्रोजेक्ट के लिहाज से कौन सा कनेक्शन करेंगे। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो 400 वोल्ट के लिए डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, और 690 के लिए वाई कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन जिसको बोलते हैं। तो सपोज अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है उसमें वोल्टेज जो है 400 वोल्ट है। ठीक है, और हम गलती से उसका डेल्टा कनेक्शन की जगह पर स्टार कनेक्शन कर दे तो स्टार कनेक्शन हमारे पास 690 है। ठीक है, तो अभी 400 और 690 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम 690 पे कनेक्शन कर देंगे तो वोल्टेज हमारे पास एक्चुअल में 400 है, मोटर की परफॉर्मेंस क्या होगी, बहुत कम। ठीक है, करंट क्या होगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरी बात है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा मोटर का। इस तरह अगर हम सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट में वोल्टेज जो है 690 है। ठीक है, वाई कनेक्शन हमको चाहिए और हम गलती से डेल्टा कनेक्शन कर दें। ठीक है, तो फिर क्या होगा, 400 वोल्ट की जो वाइंडिंग है इसको आप 690 का वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, मोटर डैमेज होगी, वाइंडिंग आपका जल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो के जल जाए क्योंकि वोल्टेज जो है वो 290 वोल्ट जो है मोटर की वोल्टेज की स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा है। अभी एमवी मोटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एमवी मोटर का इंटरनली कनेक्शन कैसे होता है। तो सारे एमवी मोटर में जितने भी एमवी मोटर ऑलमोस्ट अभी तक मैंने देखे हैं सारों में स्टार कनेक्शन होता है क्योंकि ये हाई वोल्टेज के होते हैं।
जिधर भी हमको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है उधर हमारे पास स्टार कनेक्शन ही होता है, ठीक है। तो जितने भी एमवी मोटर्स लगे हुए साइट पे 4.16, 13.8, 11 kV, ये सारों के लिए जो है स्टार कनेक्शन यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो अक्सर हमारे पास दो बॉक्स होते हैं, एक पीछे के साइड पे मोटर के दोनों साइड पे बॉक्स होता है, एक साइड पे जो है स्टार कनेक्शन का पॉइंट होता है, दूसरी साइड पे मोटर की केबल की टर्मिनेशन का पॉइंट्स होता है। अभी आते आईआर और वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट की तरफ। हमारे पास जो एलवी मोटर है, ज़ाहिर है मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एलवी मोटर सपोज़ अगर 480 का है या 400 है, ठीक है, तो उसको हम 1000 वोल्ट डीसी पे उसका आईआर टेस्ट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। अभी वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है हमारे पास अपने तीनों वाइंडिंग के मिडिल में रेजिस्टेंस मालूम करना है, यानी वाइंडिंग 1 टू वाइंडिंग 2, वाइंडिंग 1 टू वाइंडिंग 3 और वाइंडिंग 2 टू वाइंडिंग 3, इन तीनों के मिडिल में अपने रेजिस्टेंस मालूम करना है। और ये जो रेजिस्टेंस है वो ये ऑलमोस्ट बैलेंस होनी चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस बैलेंस नहीं है तो याद रखना कि आपका टर्मिनल ब्लॉक जो है उसी में मसला हो सकता है, रस्टेड प्लेट्स हो सकते हैं, लूज कनेक्शन भी हो सकता है और वाइंडिंग में भी मसला हो सकता है। तो उसी टाइम पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि मसला क्या है। लेकिन अगर आपके पास रेजिस्टेंस डिफरेंस है और आप मोटर को रन करोगे तो मोटर आपका अनबैलेंस जो है वो ज़्यादा जनरेट करेगा, मोटर को ट्रिप होने के चांसेस है। और इसी सिनारियो में फिर चेक करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है कि मोटर के वाइंडिंग में मसला है, टर्मिनल ब्लॉक में मसला है, क्या इशू है। इसके बाद स्पेसीटर एनर्जाइजेशन, जब आप आईआर टेस्ट करते हो तो आईआर टेस्ट और वाइंडिंग रेजिस्टेंस के बाद अगर आईआर टेस्ट की वैल्यू प्रॉपर आ रही है तो स्पेसीटर को ऑन करके मोटर को चलाने से पहले 24 आवर्स या 1 वीक इस तरह का ऑन करके कंटिन्यूली उसको ऑन रखा जाता है। अभी एलवी मोटर की एक दूसरी यूसीआर की सेटिंग और एमसीसीबी की सेटिंग जो है उसकी चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप मोटर को चलाते हैं तो उससे पहले उसकी प्रोटेक्शन की सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, उसको पहले सेट करना पड़ता है, ठीक है। अभी यूसीआर का जो सेटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले इसको बोलते हैं, या एमसीसीबी जो ब्रेकर है उसकी रेटिंग सेटिंग जो है, पैरामीटर सेटिंग, वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारे पास उसमें उन्होंने कौन कौन से प्रोटेक्शन दिया है। सपोज यूसीआर को चेक करें, उसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन दिया हुआ है, अनबैलेंस प्रोटेक्शन दिया हुआ है, नेगेटिव सीक्वेंस प्रोटेक्शन उसमें मौजूद है कि नहीं है हमारे पास, स्टाल राउटर हमारे पास है, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट प्रोटेक्शन है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो यूसीआर पे उस टाइम पे डिपेंड करते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रोटेक्शन शामिल है। तो जो डेटा शीट आता है डिज़ाइन की तरफ से उसी के मुताबिक उसकी रीडिंग डाली जाती है। अभी एमसीसीबी की सेटिंग भी हम बज़ औक़ात हमारे पास एमसीसीबी की सेटिंग भी होती है और यूसीआर की भी सेटिंग होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जो एमसीसीबी की सेटिंग है वो यूसीआर की सेटिंग से ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपका अगर मोटर ओवर करंट या अनबैलेंस पे ट्रिप होती है तो सबसे पहले यूसीआर जो है इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले ये ब्रेकर को ट्रिप करेगा, कंटेक्टर को ओपन करेगा। अगर वो भी नहीं हुआ, सपोज फेल हुआ, तो एमसीसीबी की सेटिंग आपने इस तरह रखनी है कि ओसीआर अगर ट्रिप नहीं हुआ तो एमसीसीबी ट्रिप होनी चाहिए, और उसमें डिले जो है टाइम डिले वो भी थोड़ा सा ओसीआर से ज़्यादा रखनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इधर एक चीज़ मैंने एलवी मोटर के बारे में डिस्कस नहीं किया, वो जो आईआर टेस्ट और वाइंडिंग रेजिस्टेंस से एलवी मोटर के लिए सिर्फ डिस्कस किया। अभी एलवी मोटर का जो आईआर टेस्ट है वो 1 मिनट के लिए और 10 मिनट के लिए उसकी वैल्यू मालूम की जाती है, और फिर 1 मिनट की 10 मिनट की वैल्यू जो है 1 मिनट पे डिवाइड करके इसका पी आई वैल्यू मालूम किया जाता है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। इस तरह वाइंडिंग रेजिस्टेंस हमारे पास एक एमवी मोटर के लिए बाज़ औक़ात मल्टीमीटर से मेजर करना मुश्किल होता है, क्योंकि मल्टीमीटर की रेंज से उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है।
अभी हमारे पास अगर ओम में, अगर मिली ओम में हमारे पास एक मोटर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस आ रही है, तो हम तो मल्टीमीटर से उसको मेजर नहीं कर सकते। तो उसी टाइम पे एक दूसरा डिवाइस है, माइक्रो ओम मीटर जिसको बोलते हैं, माइक्रो ओम मीटर उसको बोलते हैं, या CPC 100 से। इन दोनों पे हम उसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं एमवी मोटर्स के लिए। ठीक है। इसके बाद ये आते हैं पॉइंट एमवी मोटर के जो प्रोटेक्शन रिले के पैरामीटर सेटिंग्स हैं। ठीक है। हमारे पास एलवी मोटर के लिए यूसी और एमसीसीबी यूज़ हो गया। ठीक है। अभी एमवी मोटर के लिए जो है, इसके लिए यूसी और एमसीसीबी तो यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए जो है वीसीबी यूज़ किया जाता है, जो हमारे पास उसमें सेटिंग होता नहीं है। जो मेन सेटिंग है वो प्रोटेक्शन रिले में होता है इधर एमवी मोटर्स के लिए। और जो प्रोटेक्शन रिले की सेटिंग होती है उसमें मोटर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो सकता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन हो डेफिनेटली होगा, अनबैलेंस प्रोटेक्शन उसमें होती है जिसको न्यूट्रल ओवर करंट प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन जो है वो भी हो सकता है, नेगेटिव सीक्वेंस प्रोटेक्शन भी हो सकता है उसमें। हमारे पास उसमें थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी हो सकता है उसमें। ये सारे प्रोटेक्शन उसमें मौजूद है। तो हमारे पास जो मेन डिज़ाइन की तरफ से डेटा शीट आता है रिले की सेटिंग का, उस सेटिंग को रिले में डाला जाता है। ठीक है। और फिर अगर पहले से रिले टेस्ट हो गई है तो उसको कंफर्म किया जाता है कि हाँ, जो हमारे पास सेटिंग मौजूद है प्रोटेक्शन रिले के लिए वो ऑलरेडी उसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है कि नहीं, यानी सेटिंग ऑलरेडी उसमें डाला गया कि नहीं रिले में, इसको चेक किया जाता है। अभी इधर तक तो हमारे पास पूरा प्रिपरेशन की सिनेरियो मैंने बता दिया कि जितने भी प्रिपरेशन है हमारे पास एक मोटर को चलाने से पहले, वो सारे पॉइंट्स। तो सोलरन में हमारे पास मोटर कपल्ड नहीं होती, यानी इसका मतलब है कि मोटर पे लोड नहीं होता, मोटर को विदाउट लोड चलाया जाता है। ठीक है। अभी इधर सोलरन जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर के लिए भी किया जाता है और वीएफडी के मोटर के लिए भी किया जाता है। ठीक है। तो अगर डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर है तो उसका स्टार्टिंग करंट जो है वो 5 to 8 टाइम्स होती है। ठीक है। और वो एक ही फ्रिक्वेंसी से चलेगा। ठीक है। तो डायरेक्टली फुल स्पीड पे जाके मोटर चलेगा डायरेक्ट ऑनलाइन जो होता है। इसके बाद स्टार्टिंग करंट मालूम की जाती है, स्टार्टिंग करंट 5 to 8 टाइम्स होता है। फिर रनिंग करंट जो है मोटर का मालूम किया जाता है कि रनिंग करंट कितना है। अभी अगर एलवी मोटर के लिए आप देखोगे या एमवी मोटर के लिए देखोगे तो रिक्वायरमेंट के स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका सोलरन टेस्ट जो है वो 4 घंटे होती है। ठीक है। तो फिर वो जो है क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम के बाद उसको रीडिंग चाहिए, ये जो मैंने लिखी है नीचे। यानी स्टार्टिंग करंट तो हम जो मोटर चलाते हैं तो मालूम कर दिए। इसके बाद रनिंग करंट जो है हर 30 मिनट्स के बाद उसको चाहिए या 1 आवर के बाद उसको चाहिए। तो करंट जो है वो हर 1 घंटे के बाद मालूम की जाती है, यानी 4 स्टेप में हर 1 घंटे के बाद 4 घंटों के लिए रनिंग करंट तीनों फेजेस में मेजर की जाती है। इसके बाद मोटर की आरपीएम जो है वो हर 1 घंटे के बाद मेजर की जाती है, ताकि हमारे पास जब मोटर कंटिन्यूली चलती है तो इसकी आरपीएम जो है उस पर क्या असर पड़ता है। आरपीएम फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा, 1 घंटे के बाद ऊपर तो नहीं जा रहा या नीचे तो नहीं जा रहा, उसी टाइम पे आरपीएम को चेक किया जाता है कि आरपीएम बैलेंस है कि नहीं है हमारे पास। टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि टेम्परेचर हमारे पास मोटर की टेम्परेचर जो है वो कितनी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, क्या कहाँ पर स्टेबल हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हो रहा इन 4 घंटों में। तो हर घंटे के बाद टेम्परेचर को भी मेजर किया जाता है, ड्राइव एंड का और नॉन ड्राइव एंड का। ठीक है। दोनों पॉइंट्स का, ड्राइव एंड का भी और नॉन ड्राइव एंड का भी टेम्परेचर हर 1 घंटे के बाद मालूम किया जाता है। ठीक है। इस तरह अगर मोटर की जो वाइंडिंग है इसकी अगर सेंसर डीसीएस के साथ कनेक्ट है या हमारे पास प्रोटेक्शन रिले या यूसीआर के साथ कनेक्ट है तो टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है। ठीक है। हमारे पास
DCS से मालूम किया जाता है, या हमारे पास टेम्परेचर गन से मेजर किया जाता है। वो भी हर 1 घंटे के बाद मालूम की जाती है और टेम्परेचर को चेक किया जाता है कि मोटर का टेम्परेचर कितने हद तक इंक्रीज़ हो रहा है, लिमिट से तो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा। इस तरह वाइब्रेशन जो है हमारे पास, वाइब्रेशन भी मेजर की जाती है, ठीक है, मोटर की, या तो सेंसर के थ्रू, या हमारे पास वाइब्रेशन मीटर जो है, मिरर में टेकोमीटर उसको बोलते हैं, उसी के थ्रू मेजर किया जाता है, ठीक है, हर घंटे के बाद। और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है कि मोटर का जो वाइब्रेशन है वो लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, कि वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक लिमिट में होना चाहिए हर मोटर का, जो डेटा शीट में और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है स्पेसिफिकेशन में मौजूद होती है, उसको भी चेक किया जाता है, ठीक है। अभी मोटर का साउंडिंग जो है, यानी मोटर जब चलती है तो हमारे पास मोटर में कितना साउंड है, ठीक है, उस साउंड को एक तो फिज़िकली जो है नॉर्मली सुन के मॉनिटर किया जाता है कि मोटर का साउंड तो ज़्यादा नहीं है। अगर मोटर के साउंड पे उनको शक है कि मोटर का साउंड ज़्यादा है, तो फिर उसका एक डिवाइस होता है, उस पे उसका डेसिबल मालूम करके उसको फिर लिमिट के साथ जो है हमारे पास जो रिकमेंडेड वैल्यू है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। अभी ये तो डायरेक्ट ऑनलाइन के लिए हो गया। अभी वीएफडी के लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है। असल में वीएफडी की मोटर का भी जो है, जो मोटर वीएफडी के साथ कनेक्ट होता है उसका भी 4 घंटे की स्लो रन होती है, ठीक है। लेकिन वीएफडी के मोटर जो है वो उन 4 घंटों में अ, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, उसको 4 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। सपोज़ उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ है, तो पहले 1 घंटे के लिए उसको 15 हर्ट्ज़ पे चलाया जाता है, ठीक है। और मोटर की टेम्परेचर, वाइब्रेशन, आरपीएम, और हमारे पास रनिंग करंट वगैरह, स्टार्टिंग करंट तो उसी टाइम पे नहीं ले सकते क्योंकि वो तो वीएफडी होती है। रनिंग करंट वगैरह ये सारा साउंडिंग वगैरह पूरा चेक किया जाता है। फिर उसके बाद 1 घंटे जब कंप्लीट हो जाती है, फिर दूसरे घंटे में उसका जो है 30 हर्ट्ज़ पे दूसरे घंटे में चलाते हैं। फिर उसी का वाइब्रेशन, टेम्परेचर, सारी चीज़ें मेजर की जाती है, आरपीएम। फिर उस तीसरे घंटे में 45 हर्ट्ज़ पे चलाते हैं और फिर उसको चेक किया जाता है। तो इस तरह इन 4 घंटों में 4 स्टेप में उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइड करके और उसको 25% पे, फिर 50% पे, फिर 75% पे और फिर 100% पे उसका सोल्डरिंग किया जाता है वीएफडी के मोटर का। अभी आते हैं लोड रन टेस्ट की तरफ। असल में मोटर का जो लोड रन टेस्ट है वो रिकमेंडेड जो वैल्यू होती है, वो 24 आवर्स के लिए या 48 आवर्स के लिए होती है। लेकिन वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे कि क्लाइंट क्या मांग रहा है। क्लाइंट अगर एग्री हो रहा है तो हमारे पास जो ईपीसी होती है या सब कॉन्ट्रैक्टर उस तरह वो उसको रिड्यूस भी कर देते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 24 आवर्स और 48 आवर्स, इसमें से मोटर को लोड पे चलाते हैं। लोड रन का मतलब है कि मोटर कपल्ड हो, उस पे लोड ऑलरेडी डाला हुआ। अगर वाटर मोटर है तो वाटर फ्लो हमारे पास उसमें मौजूद होगा, पंप में पानी होगा, पानी के साथ चलेगा। अगर दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो वो पर्पज़ जो है उस पंप पर्पज़ का जो अ, के साथ कपल होके ऑपरेशन में होगा वो, ठीक है। यानी अभी लोड रन टेस्ट में इस तरह डायरेक्ट ऑनलाइन जो हमारे पास है उसका स्टार्टिंग करंट मालूम किया जाता है, फिर रनिंग करंट मालूम किया जाता है कि हमारे पास जो लोड उन्होंने डाला है मोटर पे स्टार्ट, वो लोड जो है वो जो करंट लेता है उस लोड पे, वो हमारे पास करंट ज़्यादा तो नहीं लेता। यानी हमारे पास जो मोटर की लिमिट है करंट की, ठीक है, वो उससे तो ऊपर नहीं जा रहा, या करंट हमारे पास जो रनिंग करंट है वो तीनों फेजेस में बैलेंस है कि नहीं, या करंट जो है वो फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा। इस तरह आरपीएम भी चेक किया जाता है कि आरपीएम हमारे पास उन 24 आवर्स में या 48 आवर्स में जो भी है वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट में। उसी में आरपीएम अगर लोड उस पे डाला जाए तो आरपीएम तो मोटर का अप एंड डाउन नहीं हो रहा, अब आरपीएम में ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं आता, ठीक है। यानी जो आरपीएम की फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है।
उसको चेक किया जाता है। फिर टेम्परेचर को चेक किया जाता है कि मोटर का टेम्परेचर लोड के दौरान जो है मोटर की टेम्परेचर कितनी इंक्रीज़ हो रही है। हमारे पास मोटर तो ज़्यादा हीट अप नहीं हो रहा, ठीक है। टेम्परेचर को चेक किया जाता है। इस तरह वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन को चेक किया जाता है कि मोटर लोड कंडीशन में हमारे पास उसकी वाइब्रेशन कितनी है, लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है, वो वाइब्रेशन को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। 24 आवर्स के लिए या 48 आवर्स के लिए जो भी है, ठीक है। इस तरह मोटर का साउंड चेक किया जाता है कि मोटर का साउंड प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। इस तरह अगर वीएफडी मोटर है तो वीएफडी मोटर उसी तरह चलाते हैं 25% पे पहले, फिर इसके बाद 50% पे, फिर इसके बाद 75% पे और फिर 100% पे चलाते हैं, ठीक है। जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है रिक्वायर्ड की, और उसके टेम्परेचर, वाइब्रेशन, रनिंग करंट, आरपीएम, ये मोटर की साउंडिंग वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। तो ये जो वीडियो मैंने ऊपर जितने भी स्टेप्स इस वीडियो में डिफाइन किया है और एक्सप्लेन किया है, ये अगर इसको आप सही तरीके से स्टडी करेगा तो मेरे ख्याल में एक क्यूसी के लिए, एक फ्रेश इंजीनियर्स के लिए या जितने भी इंजीनियर्स या टेक्नीशियंस के लिए इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके एक बार स्टडी करेगा तो मेरे ख्याल में वो बहुत कुछ इससे सीख सकता है, और पूरा जो प्रोसीजर है, जितने भी स्टेप्स है वो मैंने इसमें डिफाइन कर दिए। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इनफ है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज़।